तो हेलो। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा और इसको अच्छे से आपने रीड भी किया होगा। जल्दी से बता देता हूँ। बर्ड आइज व्यू ले लेते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? सॉल्यूशन को स्टार्ट किया था हमने। ये देखा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कुछ टिपिकल एग्जांपल देखे थे, नेचुरल, कुछ मैन मेड सॉल्यूशन में एलॉयज देखा था, लिक्विड सॉल्यूशन देखे थे। ये देखा था कि होमोजीनियस मतलब क्या होता है। होमोजीनियस मतलब सिंपली ये होता है कि अगर एक सॉल्यूशन को हम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका अगर एक स्मॉल पार्ट भी लें हम तो उसका वही कंपोजिशन रहता है जो सॉल्यूशन एज अ होल का रहता है। फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट डिफाइन किया था। ये देखा था कि केवल हम बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के बेस पर गैसियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होते हैं और सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये देखा था। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करी थी। कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं ताकि ये पता चल सके किस तरह के सॉल्यूशन की बात हो रही है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, मोलैरिटी, कैपिटल एम, मोलैलिटी, स्मॉल एम। ठीक है। उसके बाद फिर हमने मोल फ्रैक्शन देखा था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन अगर दो कंपोनेंट का है तो फर्स्ट कंपोनेंट का यदि मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड का निकालना हो तो सेकंड का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और ये जितने भी कंपोनेंट्स का सॉल्यूशन हो, सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ एवरी कंपोनेंट इज इक्वल टू 1। यानी कि क्योंकि हम जनरली यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन देख रहे हैं तो x1 प्लस x2 इज 1। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है। ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है सिंपली सॉल्यूशन फॉर्मिंग एबिलिटी। यानी कि solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure। यानी कि at a given temperature and pressure, at a given condition of temperature and pressure, given amount of solvent में कितनी मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट की वो डिजॉल्व हो सकती है, उसी को सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। अब टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स कर दिए, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कहीं ना कहीं ये चीज़ डिपेंड करती होगी। ठीक है। तो एक एक टाइप के सॉल्यूशन के लिए ये देखेंगे कि टेम्परेचर और प्रेशर घटाने या बढ़ाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो पहले हम देखेंगे ये कि अगर सॉलिड सॉल्यूट है और लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है, तो इस केस में क्या होता है। ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट है ये और लिक्विड सॉल्वेंट आता है जो इसमें आपको दिया भी है बुक्स में कि डिजॉल्व्स डिजॉल्व लाइक का मतलब ये है कि जिस तरह का सॉल्यूट में फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल्स या एटम, उसी तरह के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यदि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में भी हैं तो वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में रेडिली या अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये सॉल्यूट है, ठीक है, और ये सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है बी बी। अब अगर ये इंटरेक्शन सिमिलर है तो ये ए बी इंटरेक्शन भी फॉर्म होने में इजीली फॉर्म हो जाएंगे, ये इजीली फॉर्म हो जाएंगे। तो जो ये सॉल्यूट है इस सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। सिंपल। एक कॉन्सेप्ट तो इसमें ये समझाया है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें समझाया है, इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि डिसोल्यूशन प्रोसेस में होता क्या है, डिसोल्यूशन प्रोसेस आखिर ऑकर कैसे होती है। तो यही जो है ए ए से ये जो ए बी इंटरेक्शन बन रहा है, ठीक है, जो सॉल्यूट जो ए से ए बी इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। ठीक है। और कुछ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ है
ऐसा भी हो सकता है कि वो वापस सॉल्यूट बन जाए, जो डिजॉल्व हुआ वाला सॉल्यूट है वो वापस से फिर से सॉलिड सॉल्यूट बन जाए। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। अब शुरू में तो क्या होगा कि ये प्रोसेस जो होगी ये फास्ट होगी, जल्दी जल्दी होगी, और ये प्रोसेस जो होगी ये स्लो होगी, धीरे धीरे। लेकिन जैसे जैसे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा सॉल्यूशन में, वैसे इसका जो रेट है वो कम होता जाएगा और इसका रेट बढ़ता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये डिज़ोल्यूशन प्रोसेस जो है वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगी। वो क्रिस्टलाइजेशन के बराबर हो जाएगी। और इसी स्टेज पर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो उसमें डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, उसी को बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, और सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, एक तो लाइक डिजॉल्व लाइक्स, जिस सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो भी फोर्सेस हैं सेम रहेंगे वो रेडिली डिजॉल्व होंगे। दूसरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लिया जिसमें कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के रेट इक्वल हो जाते हैं और वो इक्विलिब्रियम में रीच हो जाती हैं। ठीक है। इसको वर्ड में क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्रोसेस जब हो जाती है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस रीच हो जाती है जिसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाता है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है कि मान लीजिए ये जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन की, या कह लीजिए आप सॉल्यूशन फॉर्मेशन की, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, ये प्रोसेस जो है। ठीक है। ये वही है कि ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन, ये दोनों मिलके ए बी इंट्रैक्शन फॉर्म कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है। इसमें से हीट इवॉल्व हो रही है या जनरेट हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को हम इंथैल्पी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि इंथैल्पी जिसकी लेस देन जीरो होती है। अब चूंकि इसमें हीट जनरेट हो रही है, तो यदि मैं बाहर से टेम्परेचर बढ़ा दूं या हीट सप्लाई कर दूं, तो इसमें तो ऑलरेडी हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे, ऑलरेडी हीट जनरेट हो रही है यहाँ पे, और मैं बाहर से और हीट दे दूं, और हीट दे दूं, तो ये हीट जो जनरेट हो रही है ये कहाँ जाएगी, इसको डिसिपेट होने का इजी डिसिपेशन नहीं हो पाएगा इसका। यानी कि ये जो ए बी सॉल्यूशन फॉर्म होने की टेंडेंसी है ये कम हो जाएगी, यानी कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और मैं हीट टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यदि मैं टेम्परेचर घटा दूं, तो घटा दूंगा मैं ये, तो ये जो हीट जो ये इवॉल्व हो रही है ये जल्दी रेडिली डिसिपेट होने लगेगी, यानी कि सॉल्यूशन के फॉर्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक्सोथर्मिक केस में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और यदि मैं टेम्परेचर घटा दूं तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसका सीधा सीधा उल्टा हो जाएगा एंडोथर्मिक में। एंडोथर्मिक में क्या होता है, इंथैल्पी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये बाहर एनवायरनमेंट से हीट ले रहा है, यानी जो सॉल्यूशन जब फॉर्म होता है तो इसको हीट चाहिए। तो यदि इस केस में मैं हीट दे दूं, अब इसको हीट चाहिए और इसको मैं हीट दे दूं, तो इसके सॉल्यूशन फॉर्म होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और यदि मैं टेम्परेचर घटा दूं, अब मैं बाहर का टेम्परेचर यदि घटा दूं तो ये हीट कहाँ से लेगा, बाहर ही से तो ले रहा है। तो अगर वो हीट मैंने निकाल दी तो सॉल्यूशन फॉर्म होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में यदि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो सॉल्यूशन फॉर्मिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और यदि मैं टेम्परेचर घटा दूं तो सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। ये तो हमने देख ली टेम्परेचर की बात। अब सिमिलरली
प्रेशर प्रेशर की यदि बात करूं प्रेशर की यदि मैं बात करूं, जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं। इनकम्प्रेसिबल माने जाते हैं, यानी कि प्रेशर बढ़ाने से इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिंपल सा ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और इसका सिंपल रीज़न ये है, जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड दोनों का ही। अब बल्क मॉड्यूलस क्या है, 11th में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो उसको जाके एक बार रिवाइज करिए। नेक्स्ट आ जाता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। अब देखिए, क्योंकि गैस है तो उसको एक एनक्लोज्ड कंटेनर में ही रखना पड़ेगा, तो गैस क्या है, एस्केप हो जाएगी। तो मान लीजिए ये लिक्विड है और ये वो गैस है जिसकी हमको सॉल्युबिलिटी स्टडी करना है। अब ये गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर पे दी हुई है आपको। ठीक है, तो अब पहले ये देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है। मान लीजिए इस प्रेशर पे तो कुछ है सॉल्युबिलिटी जो भी है। अब मैं प्रेशर बढ़ाऊं, यानी कि इधर इसको मैं जो ये पार्टीशन है इसको नीचे लाऊं, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है बेसिकली ये। तो मैं अगर इसको नीचे लाके इसका प्रेशर बढ़ाऊं यहाँ पे, यानी कि सेम क्वांटिटी ऑफ गैस अब कम स्पेस में एनक्लोज्ड है, तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ टकराएंगे इस लिक्विड सरफेस के साथ वो बढ़ जाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात है, जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे तो ज़्यादा मॉलिक्यूल डिजॉल्व होंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को एक साइंटिस्ट थे हेनरी, उनने डिटेल में स्टडी किया था और एक लॉ दिया था कि इसको, इस गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर के साथ कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला था कि मान लीजिए गैस का यहाँ पार्शियल प्रेशर P है और उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन X है, तो सीधा सीधा लॉ ये आ जाएगा, जो ये पार्शियल प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द लिक्विड। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस above the liquid surface is directly proportional to the mole fraction of gas in the liquid। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जाहिर है उनके नाम पे दिया जाएगा, हेनरी कांस्टेंट बोला गया था। अब पार्शियल प्रेशर आपको पिछले क्लासेस से याद है, पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है, मान लीजिए मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो एक गैस का पार्शियल प्रेशर वो होगा जो वो गैस अकेले एग्जर्ट करेगी एज इफ इट इज ऑक्यूपाइंग द होल वॉल्यूम इटसेल्फ। यानी कि अगर नंबर ऑफ गैसेस का मिक्सचर है तो एक कंपोनेंट जो उनमें से है गैस, उसका पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होगा जो वो गैस एग्जर्ट करेगी यदि वो गैस पूरा वॉल्यूम अब खुद ऑक्यूपाई कर रही हो। इसको जाके आप पढ़ लेना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ये